Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं सोशलाइजेशन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हम पहला एक चैप्टर कर चुके हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आज चैप्टर 2 करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी आपको होगी। ठीक है, तो एक मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है कि जब तक आपका एग्जाम है सीटेट का तो आप ये सारे चैप्टर आराम से कर लें और एक तरह से रिवीजन है, आप चैप्टर खुद से कर लें और क्वेश्चन आंसर यहाँ से करके आपको एक रिवीजन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा आपको कितना आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 भी कर चुके हैं, तो प्लीज अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लें। चैप्टर 1 कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और आज हम कर रहे हैं समाजीकरण कैसे हेल्प करता है बच्चे की लर्निंग में। ठीक है जी, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की लर्निंग इज व्हाट। देखिए लेव विगोस्की के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है ना, जिसमें इन्होंने समाज को बहुत महत्वपूर्ण माना है बच्चे की लर्निंग के लिए। ठीक है, इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर भी माना जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि सोसाइटी में इंटरेक्ट करके बच्चा बहुत सीखता है। तो डेफिनेटली देखिए आंसर पता चल जाएगा अगर आपको थ्योरी पता होगी और आपको पता होगा कि किसने क्या कहा है, लेव विगोस्की ने। तो ये इज अ सोशल एक्टिविटी, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। बच्चा अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे की लर्निंग पे पड़ता है। क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी, आंसर इसका सी होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और साथ साथ हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी देखते जाएंगे सो दैट आपकी एक अच्छी समझ बन जाए इस चैप्टर को लेके। आगे देखेंगे टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट। अगर हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना है तो विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना है तो क्या महत्वपूर्ण है? टू लुक एट द इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, टू कंसीडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। यहाँ पे सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी की, वही बॉडी और ब्रेन की बात की है, और यहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की है। तो हमने पिछले चैप्टर में करा हुआ है, देखिए ऑप्शन लिख देती हूँ। पिछले चैप्टर में करा है कि जो डेवलपमेंट है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। तो हमें यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यहाँ इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेरिडिटी की बात है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंट की। हमें बात दोनों की करनी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब डेवलपमेंट की बात आए, if you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये टीचर की जगह पे फ्रेंड्स भी आ सकता है कि फ्रेंड्स आप आपस में एक दूसरे की तरह दिखना चाहते हैं, वे एक दूसरे की तरह कपड़े डालना चाहते हैं, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं? ठीक है, वो क्या शो कर रहे हैं? ओबीडियंस, कंप्लायंस, कंफर्मिटी या ग्रुप आइडेंटिटी। मोस्टली बच्चे ग्रुप आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, बट इट इज कंफर्मिटी। कंफर्मिटी क्या होता है? समरूपता। समरूपता मतलब टीचर फ्रेटर्निटी में अब हम एक तरह से एक ग्रुप में ड्रेसअप करते हैं, तो हम एक दूसरे के समान दिखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो कंफर्मिटी आप याद रखेंगे, ये भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है कि हम सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं। दिस इज द नाइस वर्ड, एक्सेप्टेंस चाहते हैं फ्रॉम दी सोसाइटी। ठीक है, जैसे आपने ग्लास सेल्फ थ्योरी करी होगी सीएच को लेके। ठीक है, तो उसमें हमने यही पढ़ा हुआ है ना कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं कि जैसा दूसरा हमें परसीव करता है, जैसा दूसरा हमें बताता है, हम अपने आप को वैसे परसीव करते हैं। तो इस यही यहाँ से कंसेप्ट आता है कंफर्मिटी, मतलब हम अपने आप को सोसाइटी में एक्सेप्ट, हम सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी वांट टू लुक लाइक दैट। ठीक है, तो ये ग्लास सेल्फ थ्योरी से कंसेप्ट है। आगे चलेंगे। The concept of object permanence is attained during Piaget's dash stages of development। इस बार भी पीटेट में ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं कि 4 स्टेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कितनी स्टेजेस दी हैं। ठीक है, आपको पता है प्री ऑपरेशनल पहली स्टेज कौन सी होती है? सॉरी, पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर। ठीक है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन। यानी कि पहली स्टेज सेंसरी मोटर होती है, सेकंड प्री ऑपरेशनल होती है, थर्ड कंक्रीट, और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो देखिए एज होती है वो कौन सी होती है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लिख के। ये होती है 0 to 2 years।
ठीक है, जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड में है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्फेंसी पीरियड कितने टाइम का होता है, तो 0 to 2 ईयर। देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम कई सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो इसमें बच्चा सेंसरी मोटर में होता है, जो सारा काम सेंसस से करता है, ज्यादा काम। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर हमने बच्चे को कोई चीज दिखा दी, मतलब उसका टॉय दिखा दिया, उसके बाद हमने उसको छुपा दिया, पर बच्चे के दिमाग में वो मेमोरी रहेगी, वो उसको पाने के लिए रोएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टार्ट होगी। इट स्टार्ट्स अराउंड, आई बिलीव, आप लगा लो 12 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स के बीच में ये स्टार्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे जो चीज एक बारी कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, चीज हमने उसकी आंखों से परे कर दी तो पर उसके दिमाग में वो रहेगी। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आता है पियाजे की? सेंसरी मोटर। आई होप इज क्लियर। फोर्थ का डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस? कौन सी इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस होगी? मतलब इफेक्टिव मतलब असरदायक, मतलब असरदायक होगी। तो देखिए सिंपल है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, या कॉर्पोरल पनिशमेंट। देखो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड एंड इट्स बैन इन स्कूल। ये बैन हो चुकी है, कॉर्पोरेट पनिशमेंट नहीं देनी, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन भी नहीं करना, क्लासरूम में कोई कंपटीशन का ऐसे एनवायरनमेंट नहीं मतलब हमने डेवलप करना होता। सबसे ज्यादा बढ़िया जो स्कूल प्रैक्टिस होती है वो तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए जो सिखलाई होगी वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी यही कहा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? सेकेंडरी, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कौन से होते हैं। प्राइमरी होते हैं फैमिली हो गया, जैसे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हो गया। ठीक है, तो एस इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। सेकेंडरी स्कूल, फ्रेंड्स, ठीक है, नेबरहुड, तो ये सारे सेकेंडरी होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे स्कूल, स्कूल तो है बट इमीडिएट फैमिली मेंबर ये तो प्राइमरी हो गए। फैमिली यहाँ पे भी आ गया, फैमिली यहाँ पे भी आ गया, पर यहाँ पे स्कूल और नेबरहुड दोनों सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देख लो रिकॉर्डिंग वर्क कर रही है, बेटा हाँ। रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है, a teacher's expectations from her students, their learning should not be correlated with, do not have any effect on, have a significant impact on, or are the sole determinant of। sole मतलब only, जहाँ पे only वाला केस आ जाए वो हमेशा मतलब आंसर नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस। कहते डिवर्स क्लासरूम में टीचर की एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम हर स्टूडेंट, देयर लर्निंग मतलब उनकी जो सिखलाई है उनके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाले। डाइवर्स क्लासरूम में टीचर का यही रहेगा, टीचर की एक्सपेक्टेशन यही होगी अपने स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी सिखलाई का उनके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़े। ये ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, पर आपको समझना है कि जो पॉजिटिव ऑप्शन है दैट इज आवर आंसर। डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, मतलब इन्होंने इनकम्प्लीट ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनकम्प्लीट ही क्वेश्चन है, बट आपको पॉजिटिव ऑप्शन लेके तो आंसर सही लगाना है। हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, डेफिनेटली ऑन स्टूडेंट्स, डेफिनेटली है ना कि लर्निंग का स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। आगे देखेंगे, having a एक स्टेटमेंट दी हुई है, having a diverse classroom with the children from varied school, economic and cultural backgrounds enriches the learning experience of all students. This statement is what? कहते हैं अगर हम डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे मतलब अलग अलग उनका मतलब बैकग्राउंड से हैं, कल्चरल देखें, इकोनॉमिक देखें, सोशल देखें, तो इससे ये क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स के जो सिखलाई के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इनरिच होंगे, बढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्योंकि इसमें क्लासरूम मोर हायरार्किकल बनेगा। इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि अननेसेसरी कंपटीशन की जरूरत होगी। इनकरेक्ट है क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर करेक्ट है क्योंकि बच्चे बहुत सारी स्किल सीखेंगे अपने पीयर ग्रुप से। तो डेफिनेटली अब अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, इनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे दो बच्चे मतलब लैंग्वेज डिफरेंट है मान लो, है ना, कोई पुअर फैमिली से आ रहा है, कोई रिच फैमिली से आ रहा है, किसी का कल्चर
काफी एडवांस है, किसी का कल्चर काफी मतलब रिजर्व्ड है, तो इस तरह से बच्चे अलग अलग बच्चों से सीखेंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी डी करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। स्कूल और सोशलाइजेशन, मतलब स्कूल के कहते हैं क्या रोल है स्कूल का सोशलाइजेशन, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्कूल समाजीकरण में कैसे हेल्प करता है। मैं आपको ये बता दूं, स्कूल एक तरह से कम्युनिटी के अंडर आएगा, कम्युनिटी के अंडर आएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी से ही हमारी मतलब सोशलाइजेशन होगी। तो स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ पे डज नॉट आ गया, वेरी लिटिल और नो, प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी है, हमें पता है, लिटिल भी नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो है ही नहीं, कहते भी प्ले ही नहीं करता, नहीं, स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सिंपल आंसर है आंसर ए। एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम where students come from diverse backgrounds would what? एक effective teacher in a classroom, एक अच्छा प्रभावशाली अध्यापक क्लास में जहां पे बच्चे विभिन्न बैकग्राउंड से हैं, तो उसमें टीचर क्या करेगी? पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पेरेंट्स। जो वंचित बैकग्राउंड से आए हैं उनको पुश करेगी कि आप बहुत मेहनत करो, सो दैट आप अपने बाकी के जो मित्र हैं उनके साथ मैचअप कर सकें, या फोकस करेगी उनके कल्चरल नॉलेज पे, सो दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो एड्रेस कर सके, या इग्नोर कर देगी कल्चरल नॉलेज, या फिर क्रिएट करेगी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ है। टीचर फोकस करेगी उनके कल्चरल डिफरेंसेस पे, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली वो अपना स्टडी मतलब उनको करवाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचर बच्चों को पढ़ाएगी। तो टीचर को डेफिनेटली कल्चरल नॉलेज होनी चाहिए टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग दी ग्रुप। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। समाजीकरण में मास मीडिया जैसे टेलीविजन हो गया, न्यूज हो गया, है ना, इंटरनेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो कौन सी सही स्टेटमेंट है? Media is a very good way to advertise and sell products. Socialize is done by the parents and the family only. Access to mass media is growing and mass media influences attitude, values and beliefs. Children cannot directly interact with the media. कर सकते हैं, देखिए YouTube है आजकल, आपको पता है YouTube एक मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है, उसमें नीचे आपको पता लाइव चैट होती है ना, तो डायरेक्टली इंटरेक्ट आजकल हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस की वजह से। तो सही आंसर होगा ये वाला कि मास मीडिया ग्रो कर रहा है और मास मीडिया इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स, ठीक है। तो आपने देखा ही है, जैसे मूवीज में हम देखते हैं कि हीरो का जो रोल है या विलन का रोल है, या फिर मेल फीमेल को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, तो दैट वे देखिए एक तरह से हमारा समाजीकरण हो रहा है, हमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के रोल्स हैं जो पता लग रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करता, सॉरी मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज और बिलीव्स को। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर होगा। Which one of the following is a primary agent of socialization? Very very simple, अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, फैमिली, ठीक है। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, समाजीकरण क्या प्रक्रिया है? एक्वायरिंग वैल्यू, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशन, असिमिलेशन एंड कॉमोडेशन। असिमिलेशन कॉमोडेशन आपको पता है पियाजे की थ्योरी में है, ठीक है, जिसमें स्कीमा वगैरह बताया है। लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ सोसाइटी, मतलब हम ऐसा लर्न कर रहे हैं कि हम किसी भी समाज में रहते हैं उसकी जो संस्कृति है उसके क्रिटिक बन जाए। सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, या फिर हम मित्रों के साथ सोशलाइज करें और किसी का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यू, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। रिसर्च हैज पॉइंटेड आउट द सेवरल लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन exist in the schools. Which of these is not an example of discrimination at upper primary level? एक रिसर्च हुई है जिसमें पता चला कि स्कूल में भेदभाव मतलब होता है कई लेवल पे, इसमें से कौन सी एक एग्जांपल नहीं है भेदभाव की? Many teachers use only lecture method to teach. Dalit children are made to sit separately during midday meals.
Girls are not encouraged to take up math and science. Teachers have low expectations of children from socio-economic strata. देखिए, अगर हम लड़कियों को कह रहे हैं कि वो मैथ और साइंस ना लें क्योंकि ये लड़कों का सब्जेक्ट है, तो भी एक तरह से भेदभाव है। दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है मिड डे मील के दौरान, तो ये भी एक भेदभाव है। टीचर को बहुत कम एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी से बच्चे आ रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा से आ रहे हैं, तो ये भी एक भेदभाव है। बट अगर कोई टीचर लेक्चर मेथड सिर्फ यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए, तो ये कोई एक तरह का भेदभाव नहीं है। तो आंसर ए होगा। उन्होंने पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कोई एक भेदभाव नहीं, ये एक मेथड है टू टीच चिल्ड्रन।